हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। तैयारी तो बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी आपकी, तो उसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए बहुत सारे लोगों को ग्रंथि और हार्मोन वाला टॉपिक जो है अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था, तो वही हम टॉपिक आज लेके आए हैं। और इस टॉपिक के हम थ्योरी भी करेंगे और एमसीक्यू भी करेंगे, दोनों ही चीज़ें करेंगे। एमसीक्यू के साथ साथ उसकी सारी थ्योरी भी आपको लोगों को बताती जाऊँगी, तो थ्योरी भी आप लोग करते जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, फॉलो कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया हो। अगर हमारा प्रैक्टिस सेट जो हमारा एमसीक्यू प्रैक्टिस तैयारी है, हमारा हम जीतेंगे बैच है, वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा एक वीडियो है, एक वीडियो में आपके सारे के सारे टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, अंतःस्नावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि वे अपने हार्मोनों का सीक्रेशन करती हैं। देखो, ग्रंथियां जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। कैसी होती हैं ग्रंथियां? दो प्रकार की होती हैं। देखो, ग्रंथि होती हैं दो प्रकार की होती हैं। ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? ग्रंथि बोलते हैं। दो प्रकार की होती हैं। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिनको हम बोलते हैं वही स्नावी ग्रंथि, इनको हम क्या बोलते हैं? वही स्नावी ग्रंथि बोलते हैं। और एक होती है अंतः स्नावी ग्रंथि। एक क्या होती है? अंतः स्नावी ग्रंथि होती है। एक होती है वही स्नावी और एक होती है अंतः स्नावी। और एक होती है मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड मतलब होता है जो कि अंतः स्नावी भी है और जो बाह्य स्नावी भी है। वो जो ग्लैंड होती है वो कौन सी ग्लैंड कहलाती है? वो मिक्स ग्लैंड कहलाती है। मिश्रित ग्रंथि जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोले तो क्या करते हैं इसको? हिंदी में बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। ये ग्रंथि क्या करती है? अब हार्मोनों को बाहर भी सीक्रेट करती है और अंदर भी सीक्रेट करती है। ग्रंथि का काम ही क्या होता है? हार्मोन को सीक्रेट करना, हार्मोन को रिलीज करना। ठीक है। अब जो ग्रंथियां नलिकाओं के माध्यम से अपने हार्मोन को बाहर सीक्रेट करती हैं तो वो बाहरी ग्रंथि कहलाती हैं। और जो मतलब अपने हार्मोनों को सीधे रक्त में डाल देती हैं वो अंतर वाली ग्रंथि या अंतः स्नावी ग्रंथि या एंडोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है इनको। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो नलिका विहीन होती है, इनको डक्टलेस बोलते हैं। इनमें नलिका नहीं होती हैं। जबकि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं उनको नलिका वाली ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि ये नलिकाओं के माध्यम से ही हार्मोन को बाहर निकालती हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड नलिका वाली होती हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड नलिका विहीन होती हैं। और मिक्स ग्लैंड दोनों तरह की होती हैं, जैसे कि पैंक्रियाज या अग्नाशय जिसको बोलते हैं, वो एक मिक्स ग्लैंड है। वो अंदर भी करता है बाहर भी करता है, उसको हम मिश्रित ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक है, ये ग्लैंड पूरा समझ में। ग्लैंड तीन प्रकार की होती है, एंडो और मिक्स, या अंतः स्नावी, बहिस्नावी और मिश्रित ग्रंथि। अंतः स्नावी जो हार्मोन को सीधे रक्त में जाकर कर रही हैं, ठीक है, जैसे कि हमारी पीयूष ग्रंथि है। ठीक है। और एक्सोक्राइन क्या होती है? जो बाहर करती हैं, जैसे कि लार ग्रंथियां हो गई या पाचन ग्रंथियां हो गई, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? बाहर करती हैं हार्मोन का सीक्रेशन। तो इसलिए इनको हम बहिस्नावी ग्रंथि कहते हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या है कि अंतः स्नावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि वे अपने हार्मोन का सीक्रेशन कहाँ करती हैं? अभी अपन ने पढ़ा है सीधे कहाँ करती हैं? सीधे रक्त में करती हैं। ऐसी ग्रंथियाँ जो सीधे रक्त में ही अपने हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं कौन सी कहलाती हैं? अंतः स्नावी ग्रंथियाँ कहलाती हैं। या इनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं या अंतः स्नावी ग्रंथियाँ बोलते हैं। इन कैसी होती है? नलिका विहीन होती है। नलिका विहीन को हम डक्टलेस बोलते हैं या ट्यूबलेस या डक्टलेस, इनको ग्लैंड भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखो ये फ्रेंड्स पूरी की पूरी ये पूरा चित्र है, इसमें आपको पूरी ग्रंथियां पता चल जाएंगी। देखो, जो जितनी भी अंतः स्नावी ग्रंथियां होती हैं या एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, उनकी मेनली मुख्यतः जो संख्या होती है वो 9 होती है। ये संख्या में कितनी होती हैं? 9 होती हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात की जाए तो सबसे पहला जो आधार होता है वो अधस चेतक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोथैलेमस। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस बोलते हैं। ये सबसे यही मेन जो होती है ताप वगैरह का जो नियंत्रण करती है, यही हाइपोथैलेमस ही करती है। हाइपोथैलेमस के नीचे क्या होती है? पीनियल ग्रंथि होती है जो सबसे छोटी होती है। ये पीयूष ग्रंथि होती है। हाइपोथैलेमस जो अपने पूरा जो मतलब मार्गदर्शन है ये पीयूष ग्रंथि को प्रदान करता है। पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है, लेकिन मास्टर का भी मास्टर जो होता है वो ये हाइपोथैलेमस या अधस चेतक होता है। इसके बाद ये गले में जो पाई जाती है तितली के आकार की, उसको हम अवटु ग्रंथि या थायराइड बोलते हैं। थायराइड को अवटु ग्रंथि बोलते हैं। और परावटु ग्रंथि थायराइड के जस्ट नीचे पाई जाती है, उसको हम पैराथायराइड या परावटु ग्रंथि कहते हैं।
ये जो हमारे फेफड़े होते हैं, फेफड़ों के ये जो बीच में पाई जाती है, ये बीच में जो फेफड़ों के पाई जाती है उसको हम बोलते हैं थाइमस ग्रंथि। थाइमोसिन हार्मोन ये सीक्रेट करती है और ये बुढ़ापा आने आने तक ये लुप्त हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं हम एड्रेनल ग्रंथि की। तो एड्रेनल ग्रंथि जो होती है किडनी के बीच पाई जाती है। ये जो होती है एड्रेनल ग्रंथि, इसका मेन रोल होता है ये तनाव वगैरह, जो जब हमें तनाव वगैरह होता है ना तो अपने में से कार्टिसोल हार्मोन सीक्रेट करती है। इसके बाद महिलाओं में पाया जाता है एक अंडाशय ग्रंथि और पुरुषों में पाई जाती है बृषण ग्रंथि। इस प्रकार से टोटल ग्रंथि की बात की जाए तो टोटल मानव शरीर में कितनी ग्रंथियां होती हैं? टोटल मानव शरीर में 9 ग्रंथियां, अंतः स्नावी 9 ग्रंथियां पाई जाती हैं। आपसे पूछे कितनी अंतः स्नावी ग्रंथियां हैं, तो टोटल 9 अंतः स्नावी ग्रंथियां मानव के शरीर में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी अंतः स्नावी ग्रंथि है? किसको हम सबसे बड़ी अंतः स्नावी ग्रंथि कहते हैं? तो सबसे बड़ी, अगर पूरा एवरेज ना अंतः स्नावी वगैरह में ना पूछें और वैसे ही अगर पूछें कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो सबसे बड़ी बाहरी और आंतरिक दोनों मिलाकर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? यकृत। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? अंतः स्नावी ग्रंथ पूछ रहे हैं। तो अंतः स्नावी ग्रंथि जो सबसे बड़ी है वो है थायराइड की ग्रंथि। कौन सी है? थायराइड ग्रंथि जो होती है सबसे बड़ी अंतः स्नावी होती है गर्दन के पास, यहाँ पर पाई जाती है। गर्दन के पास ये तितली के आकार की होती है, शरीर के चयापचय को नियंत्रित करती है। इसके अलावा ये T3 और T4 हार्मोन सीक्रेट करती है, जिसको हम थायरोक्सिन हार्मोन भी कहते हैं। ये हमारे शरीर के हर अंग को प्रभावित करती है। इतनी बड़ी मतलब मेन ग्रंथि होती है कि हमारे शरीर के हर अंग को प्रभावित करती है। और थायराइड ग्रंथि में ये जो ग्रंथि गर्दन, हमारी गर्दन के सामने एक एडम्स एप्पल होता है, एक एडम्स एप्पल इस प्रकार का एप्पल साइज शेप में बना होता है, वहाँ पर ये पाई जाती है। 2 लोगों से मिलकर ये बनी होती है। थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं उससे ही शरीर का पूरा कामकाज प्रभावित होता है। थायराइड से संबंधित रोग आपसे पूछेंगे कि महिलाओं में ज़्यादा होते हैं या पुरुषों में ज़्यादा होते हैं, तो ये महिलाओं में ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा इसके जो इलाज होता है वो रेडियो आयोडीन थेरेपी या थायराइड सर्जरी से इसका इलाज हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा थायराइड ग्रंथि की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो अगर कमी हो जाती है तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। ठीक है, इसको हम अंडर एक्टिव थायराइड रोग बोलते हैं, जिसमें थायराइड ग्रंथ हार्मोन जो होता है वो अच्छे तरीके से काम नहीं करता। तो हाइपोथायराइडिज्म नामक रोग हो जाता है कमी से, और ज़्यादा से क्या हो जाता है? हाइपरथायराइडिज्म नामक रोग हो जाता है। कमी से हाइपो और ज़्यादा से क्या हो जाता है? हाइपरथायराइडिज्म नामक रोग हो जाता है। इसके एक बार चित्र देखो कहाँ पे होती है थायराइड ग्रंथि, किस प्रकार से होती है। ये देखो, ये जो होती है ये जो एडम्स एप्पल के पास जो होती है वो थायराइड ग्रंथि होती है। इसके नीचे जस्ट कौन सी होती है? पैराथायराइड होती है। ऊपर थायराइड होती है, नीचे क्या होती है? पैराथायराइड ग्लैंड नीचे होती है। ठीक है, तो ये थायराइड ग्रंथि से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, क्योंकि एग्जाम सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है, सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड, और ग्रंथियों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अंतः स्नावी ग्रंथियों से ही आते हैं। इसके अलावा आपसे पूछें कि कौन कौन से हार्मोन निकालती है, तो T3 और T4 हार्मोन निकालती है। T4 हार्मोन जो होता है निष्क्रिय होता है। T4 हार्मोन क्या होता है? निष्क्रिय होता है, जो जैसे ही लीवर किडनी के संपर्क में आता है तो T3 में बदल जाता है, T3 में बदल जाता है। और T3 कैसा होता है? एक सक्रिय होता है। T3 क्या होता है? सक्रिय होता है। और ये अगर आपसे पूछें ये जो गर्दन के आगे के भाग में स्थित होती है, पीछे के भाग में स्थित होती, अग्र भाग में स्थित होती है। और T2 T4 और T3 हार्मोन के कारण ये स्नावन करती है। इसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है। इसके अलावा जो ग्रेवी रोग, एक ग्रेप्स आई डिसीज़ होता है। कौन सा? ग्रेप्स आई डिसीज़। एक ग्रेप्स आई डिसीज़ होता है। इसमें क्या होता है कि आँखों में जो होती है ना, जो आँखें होती हैं वो जैसे नॉर्मल आँखें होती है, नॉर्मल आँखें हैं तो इसमें क्या होता है? आँखें ऐसी से सूज जाती हैं, बड़ी बड़ी हो जाती हैं, तो आँखों के ऊपर तक सूज जाते हैं। इसको हम बोलते हैं ग्रेप्स आई डिसीज़ रोग हो जाता है। इसको ग्रेव रोग या बैसेडो रोग भी बोलते हैं। ये थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता से हो जाता है। आपसे पूछ सकते हैं कि जो ग्रेप्स आई डिसीज़ रोग होता है वो किस कारण से होता है? तो थायराइड ग्रंथि जब बहुत ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट होती है तो उसके कारण ये हो जाता है। थायराइड ग्रंथि में 4 छोटी ग्रंथियों को क्या बोलते हैं? थायराइड ग्रंथि में नीचे क्या होता है? यहाँ पे 4 छोटी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, उनको हम बोलते हैं पैराथायराइड। या आपसे पूछ सकते हैं ये जो पैराथायराइड होता है ये कितनी ग्रंथियों से मिलकर बना होता है? तो ये 4 ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अगर बोलें कि हाइपोथायराइडिज्म अगर की दवाओं में क्या लिया जाता है, तो हाइपोथायराइडिज्म की दवाओं में
TH को लिया जाता है, थायराइड हार्मोन को लिया जाता है हाइपोथायराइडिज्म की दवाओं के उपचार में, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो क्रिटेनिज्म रोग हुआ, मिक्सोडमा हुआ, घेंगा रोग हुआ, ये सारी चीज़ें भी थायराइड ग्रंथि के कारण हो जाती है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ लो। सबसे बड़ी अंतःस्नावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड या अवटु ग्रंथि सबसे बड़ी है। सबसे छोटी अंतःस्नावी ग्रंथि कौन सी है? तो पीनियल ग्रंथि होती है, और सबसे छोटी ग्रंथि भी पीनियल ही है और अंतःस्नावी भी सबसे छोटी है। दूसरी सबसे छोटी अंतःस्नावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय, यकृत और लैंगिक ग्रंथियों को मिश्रित बोला जाता है। बाकी मास्टर ग्रंथि कौन होती है? पीयूष ग्रंथि होती है। सुपर मास्टर ग्रंथि किसको बोलते हैं? हाइपोथैलेमस को बोलते हैं, क्योंकि ये पीयूष के भी ऊपर होती है। पीयूष ग्रंथि को भी सलाह देती है हाइपोथैलेमस, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि का भी मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। मास्टर का भी मास्टर इसको बोला जाता है। मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? उदर के ठीक नीचे? बिल्कुल नहीं। गर्दन के निचले हिस्से में? बिल्कुल नहीं। श्वास नली से जुड़ी? बिल्कुल नहीं। ये कहाँ पे होती है? ये मस्तिष्क में होती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ होती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि मस्तिष्क में होती है। जैसे ये हमारा मस्तिष्क का ये भाग है, मस्तिष्क का ये जो आधार वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर हाइपोथैलेमस नामक ग्रंथि पाई जाती है। ये शरीर के तापमान को नियंत्रित रखती है। ये पूरा का पूरा जो मनुष्य का जो अंतःस्नावी तंत्र होता है वो इसी के ही द्वारा नियंत्रित होता है। ये जो होता है ये अपने मतलब अपने जो हार्मोन निकालता है, ये खुद सीक्रेट नहीं करता, अपने जो हार्मोन निकाल कर किसको भेज देता है? अपने उसके इसके नीचे क्या पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, उसको ये हार्मोन भेज देता है। हाइपोथैलेमस को हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन भी बोलते हैं। हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं? हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन भी बोलते हैं। आपसे पूछ सकते हैं हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन किसको बोला जाता है? हार्मोन को भी रिलीज करता है, हार्मोन को रिलीज करता है। तो कौन सा बोला? हार्मोन कौन रिलीज करता है? पीयूष ग्रंथि। लेकिन उसके भी हार्मोन को कौन रिलीज करता है? हाइपोथैलेमस। तो इसलिए इसको हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन भी कहा जाता है। ये मस्तिष्क के आधार पर स्थित होता है, थैलेमस के नीचे होता है। इसके अलावा इसका आकार जो होता है एकदम बादाम टाइप का, इस तरह बादाम टाइप का इसका आकार होता है। शरीर में तापमान, भूख, प्यास, ये सारी चीज़ों को कौन नियंत्रित करता है? यही नियंत्रित करता है। शरीर में तापमान हो, चाहे भूख हो, चाहे प्यास हो, यही नियंत्रित करता है। और ये पिट्यूटरी ग्रंथि को अपने हार्मोन भेजता है। हाइपोथैलेमस में अगर क्षति हो जाती है तो हाइपोथायराइडिज्म नामक रोग हो जाता है, डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाता है, मोटापा बढ़ जाता है। ये सारी चीज़ें इसके कारण हो जाती हैं। ये बहुत सारे हार्मोन भी निकालती है, बहुत सारे हार्मोन को ये सीक्रेट करता है, जिसमें मेन होता है ऑक्सीटोसिन। में ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये निकालता है। इसके अलावा वैसोप्रेसिन हार्मोन निकालता है। थायरोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन निकालता है। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन क्या करता है कि जो लैंगिक जो हार्मोन होते हैं, जैसे कि अंडाशय को फोड़ने के लिए, अंडाशय को बाहर निकालने के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। अंडाशय की कवच को बनाए रखने के लिए जो FSH हार्मोन रहता है, इनको उत्तेजित करने का काम जो करता है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन करता है। और जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है वो हाइपोथैलेमस से ही निकलता है। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये सारे जो हार्मोन हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन में इनहिबिटिंग हार्मोन जिसको हम बोलते हैं, या वृद्धि रोधक हार्मोन जो होता है, वो भी हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा ही निकलता है। तो याद रखिएगा। कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में उपस्थित होती है। शरीर में तरल पदार्थ की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। बच्चे में गर्भाशय के संकुचन को भी ये नियंत्रित करता है। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ होती है? अभी मैंने बताया, जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। मस्तिष्क के आधार पर ही स्थित होती है, या मस्तिष्क के तल पर ही स्थित होती है। और ये डायरेक्ट अपने हार्मोन बना के कहाँ पे छोड़ती है? रक्त में छोड़ती है। कई तरह के हार्मोन बनाती है। मटर के दाने का इनका आकार होता है और हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है। ये शरीर में बहुत सारे है, इसका नाम तो छोटा है लेकिन काम बहुत तगड़ा होता है। ये स्तनपान, तापमान विनियमन, दर्द जैसे रिलैक्सिन हार्मोन वगैरह रहते हैं। यौन अंगों का काम, थायराइड ग्रंथि, ये सारी चीज़ें मतलब
बाहर निकालती है। इसके अलावा इसको हम हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। इसके दो भाग होते हैं, वैसे तो तीन भाग होते हैं। एक होता है अग्र, एक होता है पश्च और एक होता है मध्य। इस प्रकार से पीयूष ग्रंथि जो होती है तीन भागों में बटी हुई होती है। जो अग्र भाग होता है उसको हम एडेनो हाइपोफिस बोलते हैं, और जो पीछे वाला भाग होते हैं उसको न्यूरो हाइपोफिसिस बोलते हैं। आगे वाले को एडेनो और पीछे वाले को क्या बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफिसिस बोलते हैं। तो याद रखिएगा, पीयूष ग्रंथि का आकार जो होता है मटर के दाने जैसा होता है, और पीयूष ग्रंथि लगभग 0.6 ग्राम वजन होता है। पीयूष ग्रंथि का वजन कितना होता है, लगभग 6 ग्राम वजन पीयूष ग्रंथि का होता है। तो आपको याद रखना है पीयूष ग्रंथि कहाँ पे स्थित होती है, मस्तिष्क में होती है। वजन कितना होता है, 0.6 ग्राम इसका वजन होता है। और ये 3 पालियों में बटी होती है, एक अग्र में, मध्य में और पश्चिम में। वयस्क मनुष्यों में मध्यवर्ती जो होती है अनुपस्थित हो जाती है। मध्य वाला जो भाग है वो वयस्क लोगों में अनुपस्थित हो जाता है। जो पीछे वाला जो मतलब पश्च पीयूष जो हार्मोन होता है, या जो पीछे वाला हार्मोन होता है, ये कई तरह के, जैसे कि मानव विकास हार्मोन को निकालता है जो वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं। इसके अलावा जो पश्च पीयूष हार्मोन है वो एक एंटी डायरेटिक हार्मोन भी निकालता है, एडीएच हार्मोन जिसको हम बोलते हैं। गर्भाशय के संकुचन और दूध के उत्पादन को भी ये नियंत्रित करता है। तो याद रखिएगा। अगला है सोमेटोस्टैटिक हार्मोन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निकलता है। सोमेटोस्टैटिक हार्मोन किसके द्वारा निकलता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोमेटोस्टैटिक हार्मोन, देखो अग्नाशय जो होता है 3 प्रकार की कोशिकाएं सीक्रेट करता है। एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा और एक होता है डेल्टा। एक क्या होता है, डेल्टा होता है। ठीक है। अल्फा जो कोशिकाएं होती हैं वो ग्लूकागॉन को स्नावित करती हैं। अल्फा कोशिकाएं किसको करती हैं, ग्लूकागॉन को सीक्रेट करती हैं। बीटा कोशिकाएं किसको करती हैं, बीटा कोशिकाएं इंसुलिन को करती हैं। बीटा कोशिकाएं इंसुलिन करती हैं। और जो गामा कोशिकाएं या डेल्टा कोशिकाएं रहती हैं वो क्या करती हैं, वो सोमेटोस्टैटिन हार्मोन सीक्रेट करती हैं। सोमेटोस्टैटिन हार्मोन को विकास हार्मोन, अवरोधक हार्मोन या और पेप्टाइड हार्मोन आदि के नामों से जाना जाता है। ये जो इंसुलिन ग्लूकागॉन द्वारा जो स्नाव होता है पाचक एंजाइम का, उनको भी रोकने का काम करती हैं। इसके अलावा बहिस्नावी तंत्र में कुछ हार्मोन जो निकलते हैं उनका भी काम ये करती हैं। तो याद रखिएगा, सोमेटोस्टैटिन हार्मोन क्या कहलाते हैं, इनको वृद्धि निरोधक हार्मोन कहलाते हैं। और ये किससे निकलती हैं, ये अग्नाशय की जो लेगरहेंस द्वीप की जो डेल्टा कोशिकाएं होती हैं उससे ये सीक्रेट होती हैं। और इनको ग्रोथ हार्मोन अवरोधक कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको, ग्रोथ हार्मोन अवरोधक कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा व्यापम वालों का भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कि सोमेटोस्टैटिक हार्मोन किससे निकलता है। तो अग्नाशय लेगरहेंस द्वीपों की जो डेल्टा कोशिकाएं हैं वहाँ से ये निकलता है। अग्नाशय एक यौगिक लंबा अंग होता है, एक लंबा अंग होता है अग्नाशय जो होता है, और इसका आकार जो होता है सी आकार की ग्रहणी के बीच स्थित होता है। अग्नाशय का 99% हिस्सा जो होता है बहिस्नावी होता है। ये भी आपको याद रखना है, अग्नाशय का 99% हिस्सा क्या होता है, बहिस्नावी होता है, मतलब बाहर पदार्थों को निकालता है। और 1% हिस्सा ही इसका अंतःस्नावी होता है। बहिस्नावी भाग को हम एसिनी कोशिकाएं बोलते हैं। बहिस्नावी भाग क्या कहलाता है, एसिनी कोशिकाएं कहलाता है, जिसमें जो लेगरहेंस के द्वीप होते हैं जहाँ पे अल्फा, बीटा और डेल्टा कोशिकाएं होती हैं। ये जो अग्नाशय की जो कोशिकाएं होती हैं नलिका विहीन होती हैं, इसलिए हम इनको अंतः स्नावी ग्रंथि बोलते हैं। सोमेटोस्टैटिन जो होता है डेल्टा कोशिकाओं द्वारा निकलता है, और ये वृद्धि हार्मोन के रूप में, वृद्धि अवरोधक हार्मोन के रूप में काम करता है। कैसे, वृद्धि हार्मोन अवरोधक के रूप में काम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अग्नाशय का लेगरहेंस द्वीपों की डेल्टा कोशिकाओं। सोमेटोस्टैटिक हार्मोन किसके द्वारा निकलता है, अग्नाशय द्वीपों की डेल्टा कोशिकाओं द्वारा निकलता है। अगला है, इंसुलिन की खोज किसने की थी, इंसुलिन की खोज की थी सर पैट्रिक बैटिंग ने। इंसुलिन मानव शरीर में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इंसुलिन का स्नाव किससे होता है, अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा इसका सीक्रेशन होता है। अगर इसकी शरीर में कमी हो जाती है तो
जो हमारे शरीर में ग्लूकोज बनता है उसका ग्लाइकोजन में ट्रांसफ़र नहीं होता, ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाता, जिससे क्या होता है ब्लड में, हमारे शरीर में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाता है और मानव जो होता है वो डायबिटीज़ से ग्रसित हो जाता है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है और ग्लूकोज को शरीर में नियंत्रण का काम करता है। यह शरीर में फैट को भी सहेजता है और मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया को भी सही रखता है। आपसे पूछे इसकी कमी से क्या हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है। अगर शरीर में इंसुलिन का उत्पादन ठीक तरह से नहीं होता तो वो ग्लूकोज जो होता है ना, वो ग्लूकोज में ही रहता है, ग्लाइकोजन में नहीं बदलता है। ठीक है, डायबिटीज़ के मरीजों को इंसुलिन की ज़रूरत होती है। अगर उनका बहुत ज़्यादा कम हो जाता है इंसुलिन तो उनको बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। आपको याद रखना, इसका निर्माण कहाँ से होता है, अग्नाशय से होता है। कहाँ से होता है इसका निर्माण, अग्नाशय से होता है। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशय की कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन का उत्पादन करती हैं। अभी हमने पढ़ा बीटा कोशिकाएं जो होती हैं वो इंसुलिन का स्नाव करती हैं, अल्फा कोशिकाएं जो होती हैं वो ग्लूकेगॉन का स्नाव करती हैं, और इसके अलावा जो डेल्टा कोशिकाएं होती हैं वो किसका करती हैं, डेल्टा कोशिकाएं करती हैं सोमेटोस्टेटिन का। किसका, सोमेटोस्टेटिन का डेल्टा करती हैं। लेडिंग कोशिकाएं वृषण कोशिकाएं होती हैं, ये वृषण में पाई जाती हैं और ये वृषण में शुक्राणुओं को पोषक प्रदान करने का काम करती हैं और शुक्राणुओं में मतलब जो वृषण होता है उसमें शुक्राणुओं के उत्पादन में मदद करती हैं, तो ये वृषण में होती हैं। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशय में क्या होता है, केवल अंतःस्नावी कोशिकाएं, केवल बहिस्नावी कोशिकाएं, दोनों प्रकार की, अंतःस्नावी और बहिस्नावी दोनों में से केवल एक प्रकार की। तो इसमें दोनों प्रकार की होती है, अंतःस्नावी भी होती है और बहिस्नावी भी होती है। अग्नाशय में दोनों रहता है, बहिस्नावी भी रहता है और अंतःस्नावी भी रहता है। तो अग्नाशय को इसलिए हम क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्लैंड भी बोलते हैं। अग्नाशय जो होता है यहाँ पर ये जो वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पे इस तरह से ये पाया जाता है अग्नाशय, और इसको हम पैंक्रियाज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैंक्रियाज। बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसका भी हमारे शरीर में होता है। अगला क्वेश्चन है, गुर्दे की पथरी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस यौगिक से बनती है। कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा कैल्शियम ऑक्सलेट। गुर्दे की पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट और फास्फोरस जैसे जो खनिज होते हैं, अगर वो किडनी में जमा हो जाते हैं, ये खनिज अगर किडनी में जमा हो जाते हैं तो गुर्दे की पथरी बन जाती है। इन गुर्दे की पथरी बनने से क्या हो जाता है, इन खनिजों का स्तर मूत्र में बढ़ जाता है। तो क्या होता है कि ये जो पदार्थ होते हैं वो मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। इसके लिए योगासन की भी सलाह दी जाती है। और कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फास्फेट, यूरिक एसिड इस तरह की जो रहते हैं वो गुर्दे की पथरी के कारण कहलाते हैं। तो गुर्दे की पथरी किस यौगिक से बनती है, कैल्शियम ऑक्सलेट से गुर्दे की पथरी बनती है। सिस्टीन या फॉस्फेट के साथ ऑक्सलेट के जो क्रिस्टल होते हैं एक ठोस समूह का निर्माण करते हैं, जिसे गुर्दे की पथरी के रूप में जाना जाता है। तो गुर्दे की पथरी मुख्य रूप से किस यौगिक से बनती है, कैल्शियम ऑक्सलेट से बनती है। फ्रेंड्स, ये हमारा महिला सुपरवाइज़र का हम जीतेंगे बैच है, मतलब बहुत शानदार तैयारी के लिए बैच है। ये 40 दिन का टारगेट बैच है। इसमें हम आपको बहुत सारी प्रैक्टिस कराने वाले हैं, हर टॉपिक आपको तैयार कराने वाले हैं। और सबसे मेन चीज़, कठिन टॉपिक को हम ट्रिक द्वारा, पूरी योजनाएं ट्रिक द्वारा आपको डेट बाई डेट जो होगी, डेट आप भूल जाएंगे, आपको लगेगा आपका सब कुछ याद है लेकिन आप सब भूलने वाले होंगे। तो हम ये सारे टॉपिक आपको ट्रिक द्वारा तैयार करवाएंगे। अगर आपकी पूरी तैयारी हो गई है या आप शून्य पे हैं, आपकी कुछ भी नहीं हुई है, तो भी आप हमारा ये हम जीतेंगे बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत शानदार टारगेट बनाकर तैयारी करवाई जा रही है। यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। हम जो तैयारी करा रहे हैं हमारे लेवल पे करा रहे हैं। आपको अगर और भी चीज़ें पढ़ना हो तो हमारा टेलीग्राम जो है वहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ये टेलीग्राम केवल उन्हीं को दिया जाता है जो हमारा ये बैच लेते हैं। ये प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप रहता है, हम ही उसमें आपको ऐड करते हैं, आप खुद उसमें ऐड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपको हम जीतेंगे बैच में क्या होता है, आपको 2 टेलीग्राम ग्रुप मिलते हैं और 1 व्हाट्सएप ग्रुप मिलता है। 2 टेलीग्राम में 1 टेस्ट ग्रुप मिलता है और एक क्या होता है, एक पीडीएफ वीडियो लेक्चर्स ये ग्रुप होता है। एक पीडीएफ वीडियो लेक्चर्स वाला ग्रुप होता है और एक जो होता है व्हाट्सएप ग्रुप मिलता है। एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है जहाँ पर प्रैक्टिस कराई जाती है। कल हमारे ग्रुप में जो मतलब हमारा जो टेलीग्राम था रात में, उसमें हमने आपको यही पूरा ग्रंथि, पूरा हार्मोन क्या होता है, कि हर ग्रंथि की जितनी भी 9 ग्रंथियाँ होती हैं, पूरी 9 ग्रंथियों को समझाया, उन 9 ग्रंथियों से कितने हार्मोन निकलते हैं वो सारा समझाया। फिर डायग्राम उसका वीडियो आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध कराया है।
उसकी थ्योरी उपलब्ध कराई है। अब उसके करीब 300 से 400 MCQ आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। उसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। मतलब आपको एक जगह पर एक ट्रिक भी मिल रहा है, आपको ट्रिक भी मिल रही है, आपको थ्योरी भी मिल रहा है, आपको वीडियो भी मिल रहा है, आपको MCQ भी मिल रहा है और हज़ारों हज़ारों प्रैक्टिस हो रहे हैं। 1 फरवरी से हम दिन भर प्रैक्टिस करेंगे, हर टॉपिक की, हर चीज़ की व्हाट्सएप पर दिन भर प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे इस एग्ज़ाम में उतना ज़्यादा आप अपने को ऊपर पाओगे। कोई करी होगी सबने कितनी भी तैयारी, बिल्कुल डरो मत। आप अभी भी अगर जुट जाओगे तो अभी भी आज 18 तारीख हुई है, 28 को आपका एग्ज़ाम है, अभी भी आपके पास 38 समथिंग दिन है। तो अभी भी आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये सिलेबस उतना बड़ा नहीं है जितना हुआ बना के रखा है। स्मार्ट स्टडी करोगे तो आप इस सिलेबस को बहुत आसानी से कवर कर पाओगे। हम सारे टॉपिक, चाहे प्रबंधन का हो तो उसके भी आपको हज़ारों MCQ उपलब्ध कराएंगे। थ्योरी इसकी आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इसके वीडियो लेक्चर भी हम आपको वीडियो लेक्चर ट्रिक द्वारा जो कठिन टॉपिक होंगे वो करवाएंगे। पंचवर्षीय योजना के संबंधित हम केवल आपको 91 MCQ देंगे, आपको केवल वही पढ़ना है। मतलब प्रबंधन इस पूरे सिलेबस का सबसे सरल पार्ट है जिसको आप सारे लोग हुआ बनाए हो। उसमें 10 नंबर का पैसेज आएगा, 10 नंबर की पंचवर्षीय योजना आएंगी, बाकी आपको 30-32 नंबर का टॉपिक में करवा दूंगी। उसके बाहर एक भी नहीं जाएगा। बाल विकास की अगर बात करें तो बाल विकास में 500 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इसके अलावा आपको 1040 शिशु पूर्व देखभाल बच्चों की MCQ की PDF मिल जाएगी। बाल कानून, बाल संस्थान, बाल आयोग, महिला आयोग, ये सारी बाल श्रम नीतियाँ, बाल नीतियाँ हैं, बाल कानून है, पॉक्सो एक्ट है, ये सारे टॉपिक आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। और जिनको थ्योरी पढ़ना है उनको थ्योरी भी मिल जाएगी, जिनको MCQ लगाना है वो MCQ भी मिल जाएंगे, जिनको वीडियो द्वारा पढ़ना है वीडियो भी मिल जाएगा। ये सारे बैच का चार्ज केवल 799 है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर ये दिया हुआ है 6260190944। गर्भवती महिला की हम करीब आपको 1000 MCQ देंगे। गर्भवती महिला से कम 10 क्वेश्चन तो बनेंगे, क्योंकि आपका सिलेबस का जो 4th वाला पार्ट है और जो 1st वाला पार्ट है उसमें आने वाला है। इसके अलावा जो स्वास्थ्य वाला पार्ट है उसके करीब आपसे 15 से 20 से क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि इस वाले पार्ट से जो सेक्शन 1 है आपका सिलेबस का उसमें भी दिया गया है और सेक्शन 2 में भी दिया है। हमारे ग्रुप में अभी स्वास्थ्य की योजना करवा रहे हैं हम, बहुत शानदार तरीके से ट्रिक द्वारा हर थ्योरी, हर टॉपिक, हर डेट याद करवा रहे हैं। कौन सी योजना कब आई थी, उसमें केंद्र और राज्य का कितना प्रतिशत है, बजट कितना है, क्या प्रावधान है, किन पात्र लोग कौन हैं, ये सारे फैक्ट हम करवा रहे हैं इस प्रकार। इसके अलावा आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि किस प्रकार से आपको टेलीग्राम मिलेगा जहाँ पर आपकी तैयारी होगी, कैसे आप फाइल सर्च कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में तो मैं आपको ऐड कर लूँगी, जैसा व्हाट्सएप ग्रुप होता है वैसा ही होता है, उसमें सारी तैयारी होती है, सारे प्रैक्टिस और टेस्ट। अगर हमारे सबसे मेन चीज़ होती है टेस्ट, हम रोज़ हमारे ग्रुप में टेस्ट लेते हैं। टेस्ट से क्या होता है, आप रोज़ परफेक्ट होते चलते हैं, आप रोज़ आपकी तैयारी जो होती है बहुत शानदार होती चलती है। तो सबसे मेन चीज़ है हमारे ग्रुप में कि हम टेस्ट लेते हैं। टेस्ट से पहले तैयारी करवाई जाती है, व्हाट्सएप पर आपको प्रिपेयर करवाया जाता है, फिर आपका टेस्ट लिया जाता है। कठिन चीज़ों को वीडियो द्वारा ट्रिक के माध्यम से याद कराया जाता है, तो कोई भी टॉपिक कठिन नहीं लगता है। फ्रेंड देखिए, हमारे हम जीतेंगे बैच पर पहुंच गए हैं। ये रिवीजन MCQ ये दिया हुआ है। देखिए मैं आपको बता रही थी कि हमने मानव ग्रंथि और हार्मोन को पढ़ाया है। ये देखिए हमने ये मानव ग्रंथि हार्मोन को इस तरह से चित्र द्वारा ये समझाया हुआ है। चित्र द्वारा पूरा टॉपिक कवर करवाया गया है, क्या ग्रंथि होती हैं, क्या हार्मोन होते हैं, इस प्रकार से पूरे चित्र द्वारा ये बताया गया है। ठीक है, ये इस प्रकार से चित्र द्वारा पूरा टॉपिक समझाया गया। ये स्वास्थ्य योजनाएं हैं, ये V98 है। V98 मतलब B सीरीज की आपको यहाँ पे 98वीं PDF है। ये B सीरीज की 98 PDF हो चुकी है। मानव शरीर MCQ है। इसके अलावा ये कुछ थ्योरी भी टॉपिक भी दी जाते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस वैक्सीन की शुरुआत कब हुई थी, मतलब इसको सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में कब शामिल किया गया था, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। स्वास्थ्य योजनाएं होती हैं। 3000 MCQ सुपरवाइजर के ये डले हुए हैं। 3000 MCQ, ये इसकी प्रिंट निकाल कर आप इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम इसके भी टेस्ट लेते हैं। इसके अलावा देखिए ये स्वास्थ्य योजना की पार्ट 2 की ट्रिक वीडियो है। ये ट्रिक वीडियो है स्वास्थ्य योजना की पार्ट 2 की। ऊपर इसकी स्वास्थ्य योजना की पार्ट 1 की भी ट्रिक वीडियो है। ये कंप्यूटर शॉर्टकट की वीडियो है।
ठीक है। ये स्वास्थ्य योजना पार्ट 1 की ट्रिक वीडियो है। इस प्रकार से सारे टॉपिक आपको कंप्लीट होते हैं। ये जितने भी अधिनियम हैं आपके सिलेबस में, आप यहाँ पे जाके माई फाइल वाले सेक्शन में जाएंगे तो जितने भी अधिनियम है सारे, जैसे कि आपको ये पीएनसी पीएनडीटी अधिनियम है, गर्भधारण पूर्व प्रसव पूर्व तकनीक अधिनियम, इसके एमसीक्यू, इसके थ्योरी सारा आपको मिलेगा। गर्भवती महिला देखभाल से प्रश्न है, ये मातृत्व अधिनियम, लाभ अधिनियम और एमटीपी एक्ट है उसके क्वेश्चन है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम और मध्य प्रदेश आयोग महिला आयोग के क्वेश्चन है। आईसीएमआर रिपोर्ट 2020 है, ये इंटरनेट की थ्योरी। इसके अलावा ये बाल विवाह निषेध अधिनियम की एमसीक्यू है, ये बाल विवाह निषेध अधिनियम की ये थ्योरी है और ये एमसीक्यू है। इंटरनेट एमसीक्यू है। सती निवारण अधिनियम 1987 के एमसीक्यू है। इसके अलावा स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम की पीडीएफ है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम है। मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग है। मध्य पाचन तंत्र पूरा पाचन तंत्र है और इसका वीडियो भी आपको पूरा पाचन तंत्र को समझाया है। इसके अलावा बात की जाए बाल विकास के सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। प्रसवकालीन अवस्था हुआ, प्रसव हुआ, इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाल विकास मिल जाएगा। ये पॉक्सो एक्ट है। ये पॉक्सो एक्ट का पूरा पीडीएफ डला हुआ है। इसकी थ्योरी भी है, इसके एमसीक्यू भी हैं। नवजात के करीब यहाँ पे 300 एमसीक्यू डले हुए हैं। इसके अलावा ये तो डला हुआ है, अब हम जो रिवीजन करा रहे हैं, रिवीजन में हम और शानदार चीज़ें कराने वाले हैं। अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? जो कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है तो वो होता है पैराथार्मोन। कौन सा होता है? पैराथायराइड हार्मोन भी बोलते हैं इसको पैराथायराइड हार्मोन भी बोलते हैं और इसको पैराथार्मोन भी बोलते हैं। ये क्या करता है? रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। इसको कैल्सिटोनिन भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? कैल्सिटोनिन भी बोलते हैं। कैल्सिटोनिन भी इसको बोला जाता है। यह हार्मोन रक्त में क्या करता है? कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। पैराथायराइड हार्मोन हड्डियों में भी कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। पैराथायराइड हार्मोन की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? शरीर में कैल्शियम का बैलेंस बना रखता है ये। और जो कैल्सिटोनिन जो होता है, ये कैल्शियम के स्तर को कम करता है। शरीर में कैल्शियम टोनिन का अगर असामान्य स्तर हो जाता है तो ऐसा कोई प्रत्यक्ष नकारात्मक दुष्प्रभाव नहीं देखा जाता। तो याद रखना, कैल्शियम के स्नावन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? कैल्शियम के जो स्तर को नियंत्रित करता है वो पैराथायराइड हार्मोन या पीटीएच हार्मोन और कैल्सिटोनिन होता है। ये दोनों जो होते हैं वो कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करते हैं। कैल्शियम के स्तर को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। ठीक है। जो पैराथायराइड हार्मोन होता है उसको हम परावटु हार्मोन हिंदी में बोलते हैं। पैराथार्मोन जो होता है वो पैराथायराइड ग्रंथि से निकलता है। पैराथायराइड ग्रंथि के स्नाव को कैल्शियम आयनों द्वारा भी नियंत्रित किया जा सकता है। ये रक्त में जो होता है कैल्शियम के स्नाव को बढ़ा देता है। ठीक है। इसके अलावा ये इसके संतुलन के रूप में भी काम करता है। हाइपर कैल्सीमिया जो नामक एक जो रोग होता है वो इसी के कारण हो जाता है। क्या होता है? इसमें शरीर में रक्त में कैल्शियम 2+2 की जो कैल्शियम 2 आयन की जो मात्रा होती है, ना कैल्शियम आयन की जो मात्रा होती है ये बढ़ जाती है। इसी के कारण क्या होता है? जो रक्त में क्या होता है? कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। तो पैराथायराइड जो हार्मोन होता है वो क्या करता है? कैल्शियम के संतुलन को नियंत्रित करता है। कौन सा? पैराथायराइड हार्मोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, किसके अनुचित कार्य से मानव में माइक्सेडेमा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है? किस हार्मोन का स्तर अगर कौन सा हार्मोन अच्छी तरह से काम नहीं करता है जिससे मानव में माइक्सेडेमा की स्थिति हो जाती है? एड्रेनल ग्रंथि काम नहीं करती है, अग्नाशय ग्रंथि काम नहीं करती है, थायराइड ग्रंथि काम नहीं करती है, या जिगर ग्रंथि काम नहीं करती है? कौन सी ग्रंथि अगर सही से काम नहीं करती है तो हमारे शरीर में क्या हो जाता है? माइक्सेडेमा नामक रोग हो जाता है। अब अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये जो रोग होते हैं, माइक्सेडेमा हुआ, एडिशन रोग हुआ, ये सारे थायराइड ग्रंथि के प्रभाव के कारण ही होते हैं। तो ये जो माइक्सेडेमा होता है हाइपोथायराइडिज्म का एक हिस्सा होता है। हाइपोथायराइडिज्म मतलब होता है थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन का जो स्नावन है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोथायराइडिज्म होता है। मतलब थायराइड ग्रंथि का सीक्रेशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है।
मिक्सेडोमा हाइपोथायराइडिज्म की एक दुर्लभ और जानलेवा जटिलता होती है। इसे मिक्सेडेमा संकट भी कहा जाता है। इससे क्या होता है, त्वचा में सूजन आ जाती है। इससे क्या होता है, त्वचा में क्या होती है, सूजन आ जाती है और वो मोम जैसी हो जाती है। त्वचा का रंग पीला भी पड़ जाता है, इसको हम मिक्सेडेमा बोलते हैं। त्वचा का पीला पड़ जाता है, नारंगी भूली हो जाती है, कभी कभी ये नीली हो जाती है, भ्रम होता है। हाइपोथर्मिया मतलब इसमें जो होता है तापमान कम हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके कारण हो जाता है, मिक्सोडेमा के कारण। तो ये किसका गंभीर रूप होता है, हाइपोथायराइडिज्म का एक गंभीर रूप होता है। याद रखिएगा, मिक्सोडेमा किसके कारण होता है, जब थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत कम मात्रा में सीक्रेशन होता है तो इसका मिक्सोडेमा हो जाता है। तो मिक्सोडेमा हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज़्यादा और हाइपो मतलब कम, थायरॉक्सिन हार्मोन के कम सीक्रेशन के कारण उत्पन्न होता है। अगला है, मानव शरीर के किस अंग को एडम्स एप्पल कहा जाता है। अभी अपन ने ऊपर ही पढ़ा है इसको। तो पुरुष मानव शरीर के किस अंग को एडम एप्पल कहते हैं, तो गले में एक गंठी तरह की बॉल टाइप की दिखती है पुरुषों के शरीर में, ये आवाज़ बॉक्स इसको हम बोलते हैं। ये सामने लगी एक थायराइड कार्टिलेज होती है, इसे लैरेंजियल प्रोमिनेंस भी बोलते हैं। और ये वोकल कार्ड को जो होती है चोट या कार्टिलेज से बचाती है। हर किसी के पास होती है लेकिन ये दिखाई नहीं होती है। जैसे जैसे यौवन बढ़ता है, स्वर यंत्र बढ़ता है, तो ये भी जो होती है इसकी साइज भी एकदम बढ़ता जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो ट्रांसजेंडर महिलाएं होती हैं वो इसको सर्जरी के द्वारा हटा देती हैं। तो ये कहाँ पे होता है, कंठ में होता है। अगला क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए जो सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है वो होता है आयोडीन। आयोडीन की एक सामान्य पुरुष या महिला, सामान्य पुरुष महिला में बात करें तो 150 माइक्रोग्राम आवश्यकता होती है आयोडीन की। एक गर्भवती महिला की बात की जाए तो 250 माइक्रोग्राम होती है, और एक धात्री महिला की बात की जाए तो 280 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन ज़रूरत होती है। आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन हार्मोन कम बनता है, जिसके कारण घेंगा, गोइटर, रावक रोग हो जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ये रोग आम रूप से देखा जाता है। ठीक है, तो आयोडीन के अलावा कुछ और भी तत्व होते हैं जिनकी इनको आवश्यकता होती है। एक तो होता है सेलेनियम। सेलेनियम एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, जो थायरॉक्सिन के लिए ज़रूरी होता है। क्रोमियम भी शर्करा में के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसके अलावा हार्मोन के संतुलन को बनाए रखने में विटामिन डी भी ज़रूरी होता है। बात करें हम कैल्सिट्रियम की, तो ये जो थायराइड ग्रंथि होती है एक कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन को सीक्रेट करती है। कौन सा, कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन हार्मोन को सीक्रेट कौन करती है, कैल्सिटोनिन हार्मोन को सीक्रेट करती है थायराइड ग्रंथि। ये क्या करती है, पैराथायराइड में जो हार्मोन बनता है, जो पैराथायराइड ग्रंथि होती है उसकी कार्यविधि को नियंत्रित करती है, क्योंकि जो पैराथायराइड हार्मोन होता है वो कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है, और जो कैल्सिटोनिन होती है वो थायराइड के वो कैल्शियम के स्तर को क्या करती है, कम करती है। ये कैल्सिटोनिन हुआ और वो पैराथायराइड हार्मोन हुआ, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं। क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं। आयोडीन कहाँ पे होता है, आयोडीन मिट्टी और समुद्री जल में पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी बोला है कि प्रति व्यक्ति को 150 माइक्रोग्राम आयोडीन देना ही चाहिए है, नहीं तो ऑटो इम्यून थायराइड हो जाएगा, हाइपरथायराइडिज्म नामक रोग लोगों को हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वह ग्रंथि जो हाइपोथैलेमस से एक पतले डंठल से लटकी हुई होती है मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है। कौन सी होती है, पिट्यूटरी। ये क्या होती है, हाइपोथैलेमस से एक पतले डंडे से लटकी हुई होती है। मटर के दाने का आकार होता है इसका, और 0.6 ग्राम इसका वजन होता है। इसको हम मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, और दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि भी ये कहलाती है। अगला है, कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचन और गर्भाशय ग्रीवा के विस्तारण को उत्तेजित करता है। इनमें से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो गर्भाशय ग्रीवा के संकुचन में मदद करता है, उसको फैलाने में मदद करता है, गर्भाशय ग्रीवा के विस्तारण को उत्तेजित करता है। गर्भाशय की ग्रीवा जो होती है वो 10 सेंटीमीटर तक फैलना चाहिए, जो प्रसव के पहले चरण में।
प्रसव का 4 चरण होते हैं टोटल। पहले चरण में क्या होता है, ग्रीवा, गर्भाशय की ग्रीवा फैलती है। दूसरे चरण में क्या होता है, बच्चा बाहर आता है। तीसरे चरण में क्या होता है, जो प्लेसेंटा बाहर आता है। और चौथे में चरण में जो और पदार्थ होते हैं बाकी रिकवर होना स्टार्ट कर देती है महिला। गर्भाशय संकुचन को उत्तेजित करता है ऑक्सीटोसिन। गर्भाशय की ग्रीवा को फैलने में मदद करता है कौन सा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये किसके द्वारा मेन जो निकलता है ये हार्मोन, ये हाइपोथैलेमस द्वारा निकलता है। मेन जो इसका काम होता है वो हाइपोथैलेमस द्वारा निकलना होता है। अगर हाइपोथैलेमस ऑप्शन नहीं होगा तो पीयूष ऑप्शन होगा, या तो हाइपोथैलेमस ऑप्शन होगा या कौन सा होगा, पीयूष ऑप्शन होगा। दोनों में से एक जो होगा वो इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। मेन जो निकलता है ये हाइपोथैलेमस द्वारा ही निकलता है। इसके अलावा एक ये जो एडीएच होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है। ये क्या करता है, मूत्र की मात्रा को कम करता है बाहर निकलने में। यदि इसकी कमी हो जाती है तो क्या होता है कि शरीर से मूत्र बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलने लगता है। ये हाइपोथैलेमस से में बनता है और निकालता छोड़ा जाता है इसको पीयूष ग्रंथि द्वारा। बनता कहाँ पे है, ये हाइपोथैलेमस में बनता है। एडीएच कहाँ बनता है, हाइपोथैलेमस में बनता है। लेकिन निकाला किसके द्वारा जाता है ये, मतलब बाहर छोड़ा किसके द्वारा जाता है, बाहर छोड़ा जाता है ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन किसके द्वारा निकलता है, बनता कहाँ पे, हाइपोथैलेमस में, निकलता किसका है, पीयूष ग्रंथि द्वारा निकलता है। ऑक्सीटोसिन और एडीएच ये दोनों किसके द्वारा निकलते हैं, हाइपोथैलेमस द्वारा बनते हैं और पीयूष ग्रंथि द्वारा ये निकलते हैं। इसके अलावा बात की जाए प्रोजेस्टेरोन की तो ये अंडाशय द्वारा निकलने वाला हार्मोन है। और थायरोक्सिन की बात की जाए तो ये थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन होता है। अगला क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या होता है। मूड को संतुलित करना, मासिक चक्र को विनियमित करना, पुरुष प्रजनन ऊतकों को विकसित करना, गर्भावस्था को बनाए रखना। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन जो होता है, मैं वैसे तो ये महिला और पुरुष दोनों में ही पाया जाता है और ये हार्मोन प्रजनन तंत्र को नियंत्रित करता है। महिलाओं का मुख्य सेक्स हार्मोन होता है। एस्ट्रोजन का स्तर बदलता रहता है मासिक धर्म के दौरान। जब ओव्यूलेशन होता है तो इसकी जो प्रकृति होती है, इसका जो मात्रा होती है सबसे ज़्यादा होती है। इसकी कमी से जो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और जो औरत होती है उसकी रजोनिवृत्ति के लक्षण बढ़ जाते हैं, मतलब उसका सम पीरियड जो होता है वो समय पर नहीं आता है। इसके अलावा अगर ये अधिकता हो जाती है, एस्ट्रोजन की अगर अधिकता हो जाती है तो रक्त का थक्का बन जाता है और स्ट्रोक जैसा खतरा हो जाता है। एस्ट्रोजन युक्त जो दवाइयों से स्तन कैंसर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके अलावा ये स्तन और जो नीचे के भाग में जो बाल होते हैं उनके विकास को भी बढ़ावा देता है, गर्भावस्था को बढ़ाता है और मासिक धर्म को नियंत्रित करता है। तो क्या हो जाएगा इसका, मासिक चक्र को विनियमित करना इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आँखों के रंग में मुख्य उत्तरदायी होता है। मायोग्लोबिन तो मांसपेशियों में पाया जाता है, ये तो होगा नहीं। कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आँखों के रंग के लिए जिम्मेदार होता है, तो वो होता है मेलानिन। मेलानिन एक वर्णक होता है जो आँखों को भी रंग देता है, त्वचा और बालों को भी रंग देता है। इसके अलावा ये जो मेलानिन होता है ये हमें हानिकारक जो सूर्य की किरणें होती हैं उनसे, ये परावैंगनी जो किरणें होती हैं उनसे भी बचाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, कौन सा वर्णक हमारे बालों को, हमारी त्वचा को, हमारी आँखों को रंग देता है, तो मेलानिन वर्णक जो होता है देता है। मेलानिन जो होता है 3 रूपों में मौजूद होता है, एक होता है यू मेलानिन, एक होता है फो मेलानिन और एक होता है न्यूरो मेलानिन। इस प्रकार से ये 3 रूपों में पाया जाता है। एक और क्वेश्चन बनता है, मेलानिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा निकलता है। मेलानिन जो हार्मोन होता है वो किससे निकलता है, तो ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है। एक होता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो होता है वो रात को हमारे सोने जागने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, वो पीनियल से निकलता है। लेकिन जो मेलानिन हार्मोन होता है इसको हम MCH भी बोलते हैं या प्रो मेलानिन उत्तेजक हार्मोन भी बोलते हैं, ये पीयूष ग्रंथि द्वारा निकलता है। किससे बनता है, पीयूष ग्रंथि द्वारा बनता है। इसके अलावा यह जब हम धूप में लेटे वगैरह होते हैं तब इसकी मात्रा जो होती है वो ज़्यादा होती है।
इसका मेलाटोनिन का अगर आपसे पूछें कि मेलाटोनिन कहाँ से निकलता है, तो मेलाटोनिन कहाँ से निकलता है, पीनियल ग्रंथि द्वारा निकलता है। जो पीनियल ग्रंथि होती है उसको हम हार्मोन का ड्रैक्यूला बोलते हैं, क्योंकि वो हमेशा रात को ही सीक्रेट करता है। जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है उसको कहाँ पे करता है, हमेशा रात को ही सीक्रेट करता है और नींद की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। जबकि जो मेलानोनिन है ये किसके द्वारा निकलता है, ये पीयूष ग्रंथि द्वारा निकलता है, मेलानिन इसको बोलते हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्नावी ग्रंथि नहीं, अधिवृक्क एड्रेनल ग्रंथि अंतःस्नावी है, पीयूष ग्रंथि भी अंतःस्नावी, थायराइड लार ग्रंथि जो है वो बहिस्नावी ग्रंथि होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लार ग्रंथि हो जाएगा। अगला है ब्रूनर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार ये आया था। ब्रूनर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं, ग्रहणी के सम्यूकोसा, सम्यूकाशय के अमाशय, ग्रसिका के अमाशय, म्यूछुद्रांत्र के अमाशय। अब ये ग्रहणी क्या होती है, ग्रहणी को हम ड्यूडेनम बोलते हैं। ग्रहणी को क्या बोलते हैं हम, ग्रहणी को हम ड्यूडेनम बोलते हैं। और ग्रहणी का जो सम्यूकोसा वाला पार्ट होता है, मतलब ड्यूडेनम का, इंग्लिश वाले ही समझ लो, जो ड्यूडेनम का जो अधःश्लेष्मिका मतलब सम्यूकोसा वाला पार्ट होता है, ब्रूनर ग्रंथि वहाँ पर पाई जाती है। कहाँ पर, ड्यूडेनम के सम्यूकोसा वाले पार्ट में पाई जाती हैं। और ये जो होती हैं क्षारीय पदार्थ का सीक्रेशन करती हैं, किसका, क्षारीय पदार्थ का सीक्रेशन करती हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये नलिकाकार ग्रंथियाँ टाइप होती हैं, क्षारीय श्लेष्मा का स्नाव करती हैं और ये बाहरी स्नावी ग्रंथियां होती हैं, क्योंकि ये नलियों के द्वारा पदार्थ को करती हैं। ये ग्रंथियां लिवर कोहन की दरारों में स्थित होती हैं और श्लेष्मा या म्यूकोसा का उत्पादन करती हैं। इन ग्रंथियों से जो रस स्नावित होते हैं उनके मिश्रण को आंत रस बोलते हैं या इंटेस्टाइनल जूस भी बोलते हैं। तो ब्रूनर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं, ड्यूडेनल के सम्यूकोसा में या ग्रहणी के सम्यूकोसा में पाई जाती हैं। ब्रूनर ग्रंथों के समूह जो होते हैं म्यूकोसा की निचली परत में पाए जाते हैं। तो कहाँ पाई जाती हैं ब्रूनर ग्रंथियाँ, कहाँ पाई जाती हैं, ब्रूनर ग्रंथियाँ ग्रहणी के सम्यूकोसा में पाई जाती हैं, या बोल सकते हैं कि ड्यूडेनम के सम्यूकोसा में पाई जाती हैं। ये कहाँ होता है, ये अमा से जो हमारा होता है, स्टोमक जो होता है वहाँ से निकली हुई ये होती है, एक जे आकार की संरचना होती है, जो कहाँ पे जाके खुलती है, छोटी आंत या छोटी आंत का पहला भाग इसको बोल सकते हैं। छोटी आंत में ये स्टार्ट होती है और अमाशय की भित्तियों की ये रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन है, एल्डोस्टेरॉन जो हार्मोन होता है वो किसके द्वारा निकलता है, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन थाइमस ग्रंथि द्वारा निकलता है, बिल्कुल। एल्डोस्टेरॉन जो हार्मोन होता है इसको हम ALD बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ALD बोलते हैं। और ये जो आपका जो रक्त होता है उसमें नमक और पोटेशियम के स्तर को प्रबंधित करके रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। और ये एड्रेनल ग्रंथि द्वारा निकलता है, किसके द्वारा, एड्रेनल ग्रंथि के द्वारा निकलता है। रक्तचाप में इसका बहुत ज़्यादा योगदान होता है, एड्रेनल ग्रंथि के द्वारा ये निकलता है। अगर एल्डोस्टेरॉन बढ़ जाता है तो जो होता है BP बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हार्ट ब्रेक की समस्या आ जाती है। इसके अलावा ट्यूमर का भी ये कारण होता है। अगर हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हो जाता है, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हो जाता है, इसका मतलब होता है कि आपकी जो एड्रेनल ग्रंथियाँ होती हैं वो बहुत अधिक मात्रा में एल्डोस्टेरॉन छोड़ती हैं, ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में एल्डोस्टेरॉन छोड़ती हैं, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, BP वगैरह ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ट्यूमर का कारण बन जाता है। तो एल्डोस्टेरॉन किस ग्रंथि के द्वारा निकलता है, अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा या एड्रेनल ग्रंथि के द्वारा निकलता है, किसके द्वारा, अधिवृक्क या एड्रेनल ग्रंथि के द्वारा ये निकलता है। अगला है, इंसुलिन किसके लिए उपयोगी होता है, रक्त में शर्करा को कम करने के लिए इंसुलिन उपयुक्त होता है, अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था। अगला है, अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ स्थित होती हैं, अधिवृक्क ग्रंथियाँ जो होती हैं वो फेफड़ों के पास ही क्या होती हैं, किडनी के पास होती हैं। अधिवृक्क ग्रंथियाँ कहाँ होती हैं, अधिवृक्क ग्रंथियाँ किडनी के पास होती हैं, नीचे जो हमारी 2 किडनियाँ होती हैं उनके पास ये स्थित होती हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, वृक्क के पास हो जाएगा, किडनी के पास ये स्थित होती हैं एड्रेनल ग्रंथि। एड्रेनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि को क्या बोलते हैं, एड्रेनल ग्रंथि बोलते हैं। गुर्दे के ऊपर स्थित होती हैं, त्रिभुजाकार होती हैं, नारंगी कलर होता है। और इसके अलावा इनसे न्यूरो संबंधी प्रॉब्लम, हार्ट संबंधी प्रॉब्लम हो जाती है। एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, एड्रेनालाइन ये हार्मोन उत्पादित करती हैं ये, और ये रक्तचाप, उपापचय, तनाव, ये शरीर की प्रतिक्रियाओं पर ये प्रभाव डालती हैं।
अगला है थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन करती है जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, ओव्यूलेशन को नियंत्रित करता है, चयापचय को नियंत्रित करता है या गर्भावस्था को नियंत्रित करता है, चयापचय दर को नियंत्रित करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन का क्या काम है? देखो ये T3 और जो T4 होते हैं ना, इसको हम थायरॉक्सिन हार्मोन बोलते हैं। T4 निष्क्रिय होता है, T3 सक्रिय होता है। और जो थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो इन चयापचय की जो दर होती है उसको नियंत्रित करता है, रक्तचाप को भी नियंत्रित करता है, मांसपेशियों को भी नियंत्रण करता है, पाचन क्रिया को भी बेहतर बनाता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है? चयापचय दर को नियंत्रित करता है। फ्रेंड्स, आज हम रात को 9:30 बजे से हमारे जो ग्रुप है उसमें प्रैक्टिस कराने वाले हैं यही मानव अंगों की, मानव शरीर और मानव अंगों की, इसके अलावा तंत्रिकाओं की, ग्रंथियों की, हार्मोन की, ये सारी चीज़ छोटे छोटे टॉपिक अपने आप में ही कंप्लीट होते हैं। और अगर हमारे तैयार हो जाते हैं तो हमारा मतलब छोटे छोटे टॉपिक, मतलब हमारा एक टॉपिक तैयार हो गया। अब इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन पाएंगे आप कर पाओगे। स्पेशली जो छोटे छोटे टॉपिक हैं हमारे जो सिलेबस में, उनको सबसे पहले कंप्लीट किया करो। वो क्या होता है, हमें सबसे पहले मतलब हम कॉन्फिडेंट दिलाते हैं कि हाँ हमारा ये टॉपिक हो गया है। तो बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं सिलेबस में। हम केवल हमारा अगर हम जीतेंगे बैच है, अगर आपको हमारा हम जीतेंगे बैच ज्वाइन करना है और आपको जीतना है, तो हम वही छोटे छोटे टॉपिक सबसे पहले कंप्लीट करा कर रख रहे हैं। बड़े बड़े टॉपिक का फिर जितना रिवीजन हो सकता है, जितना अधिनियम की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, अधिनियम की डेट की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, योजनाओं की डेट की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ हम आपको कराने वाले हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन भी हम दे रहे हैं। अभी क्वेश्चन अभी नहीं दिया है ना, क्वेश्चन ले लो पहले। सबसे पहले ICMR 2024 के अनुसार, ICMR 2024 के क्वेश्चन भी लेके आऊँगी आपको। ICMR 2024 के अनुसार बसा की मात्रा या फैट की मात्रा प्रतिदिन कितनी आवश्यक है? ICMR 2024 के अनुसार फैट की मात्रा या बसा की मात्रा प्रतिदिन कितना आवश्यक है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं यहाँ पे डोपामिन की। ये डोपामिन क्या होता है? डोपामिन एक मस्तिष्क में पाया जाने वाला एक हार्मोन होता है। इसको हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं। ये मस्तिष्क के उन हिस्सों में काम करता है जहाँ से हमें खुशी मिलती है, संतुष्टि मिलती है, प्रेरणा मिलती है। डोपामाइन मस्तिष्क और शरीर के अंगों के बीच संदेशों का आदान प्रदान करता है। इसके अलावा ये हमारे हमारे हमें अगर जब हम बहुत ज़्यादा आनंद में होते हैं तो हमारा मस्तिष्क डोपामाइन छोड़ता है। डोपामाइन की अगर कमी हो जाती है तो हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा दुख, मतलब हम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट फील करते हैं। और डोपामाइन का स्तर अगर हमें बढ़ाना है तो हमें सब्जी वगैरह खानी चाहिए, सब्जी वगैरह इनका इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो डोपामाइन मस्तिष्क को क्या काम करता है? खुशी वगैरह, खुशी निकालता है, खुशी देता है, ये डोपामाइन का काम होता है। और डोपामाइन अगर कम होता है तो डोपामाइन अगर कम होता है तो क्या हो जाता है? हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। डोपामाइन हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो डोपामाइन हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलता है। इसके अलावा एड्रेनल ग्रंथि भी ये बनाता है। एड्रेनल ग्रंथि जो अभी अपन ने ऊपर पढ़ा हुआ है, एड्रेनल ग्रंथि भी बनाता है। और ये डोपामाइन जो होता है हाइपोथैलेमस से भी निकलता है। इसको हम न्यूरो हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? न्यूरो हार्मोन भी बोलते हैं। यदि डोपामाइन की अधिक मात्रा का प्रयोग में लें तो क्या हो जाएगा? क्या ज्वर हो जाएगा? क्या शौक हो जाएगा? क्या हो जाएगा अगर हम इसका अधिक मात्रा में ले लेते हैं? तो ये भ्रम और मति भ्रम का कारण होता है, या हम बोल सकते हैं सिजोफ्रेनिया हो जाता है, या मस्तिष्क विकार हो जाता है, या हम बोल सकते हैं शौक में पड़ जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भ्रम हो जाता है, मति भ्रम हो जाता है यदि डोपामाइन का कोई अति ज़्यादा प्रयोग करने लगता है। डोपामाइन का अति प्रयोग करने से क्या हो जाता है? तुरंत हमको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है और शौक व्यक्ति को अवसाद में चला जाता है। सिजोफ्रेनिया नामक रोग हो जाते हैं। तो हर चीज़ की जैसे अति बुरी होती है, ऐसे ही ये मृत मति भ्रम का कारण बनता है, शौक का कारण बनता है। ठीक है, तो इसलिए डोपामाइन का एक संतुलित मात्रा में ही उपयोग करना चाहिए। तो डोपामाइन की अधिक मात्रा से क्या हो जाता है? शौक हो जाता है। मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है वो किस ग्रंथि द्वारा निकलता है? मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है पीनियल ग्रंथि द्वारा निकलता है। मेलाटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा निकलता है?
मीनियल ग्रंथि जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है इसको जैविक घड़ी भी बोलते हैं, इसको जैविक घड़ी बोलते हैं। इसके अलावा हार्मोनों का ड्रैकुला भी इसको बोलते हैं। और ये मस्तिष्क के आधार पर स्थित पीनियल ग्रंथि से निकलता है। रात में इसका सीक्रेशन ज़्यादा होता है। ये नींद की समस्याओं जैसे अनिद्रा वगैरह इन सब पे काम करता है। अगर अच्छे संतुलित मात्रा में निकलता है तो अच्छी नींद आती है, नहीं तो सिर दर्द, मतली, ये सारी चीज़ें भी हो जाती है। एक प्राकृतिक हार्मोन होता है जो पीनियल ग्रंथि द्वारा निकाला जाता है। क्या होता है? एक प्राकृतिक हार्मोन होता है जो पीनियल ग्रंथि द्वारा निकाला जाता है। अगला है, मानव में यौवन के समय टेस्टोस्टेरोन किसके द्वारा जारी किया जाता है? टेस्टोस्टेरोन किसके द्वारा जारी किया जाएगा? वृषण द्वारा जारी किया जाएगा। किसके द्वारा? वृषण द्वारा टेस्टोस्टेरोन निकलता है। कौन सा हार्मोन मनुष्य में प्रसव में मदद करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन मदद करता है। वैसे तो प्रोजेस्टेरोन भी हार्मोन करता है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन गर्भावस्था बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन जो और ये रक्षात्मक तरीके से, एस्ट्रोजन रक्षात्मक आवरण के रूप में काम करता है, लेकिन जो ऑक्सीटोसिन होता है गर्भाशय ग्रीवाकु संकुचन में मदद करता है। अगला है, इनमें से मादा लैंगिक हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन। लैंगिक हार्मोन की बात कर रहे हैं तो लैंगिक हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन जो होता है वो लैंगिक हार्मोन कहलाता है। अगला है, कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन स्राव उत्तेजित करने के लिए प्रेरित करता है? तो वो होता है TSH। TSH जो होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। ये थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। इसके अलावा ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। ये जो अंडाशय की जो ऊपरी कवच होती है फॉलिकल बनाने में मदद करता है, पीयूष ग्रंथि द्वारा निकलता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो अंडे को बाहर निकलने में मदद करता है, ये भी पीयूष ग्रंथि द्वारा बाहर निकलता है। और जो ACTH हार्मोन रहता है ये भी पीयूष ग्रंथि द्वारा निकलता है। ACTH जो हार्मोन होता है वो भी किसके द्वारा निकलता है? वो भी पीयूष ग्रंथि द्वारा निकलता है। इसको हम एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं। ये शरीर में तनाव की स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा एडेनल ग्रंथियों को कार्टिसोल बनाने के लिए भी प्रेरित करता है। एडेनल ग्रंथि जो होती हैं उनको कार्टिसोल बनाने के लिए भी प्रेरित कहा करता है। कॉर्टिसोल हार्मोन को तनाव हार्मोन बोलते हैं। जो ACTH हार्मोन से कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग रोग, एडिशन रोग, ये सारे जो चीज़ें होती हैं वो ACTH हार्मोन से हो जाती हैं। अगला है, बेसोप्रेसिन हार्मोन को किस रूप में जाना जाता है? बेसोप्रेसिन हार्मोन, बेसोप्रेसिन हार्मोन, बेसोप्रेसिन हार्मोन ये क्या होता है? ये एंटी डायरोटिक हार्मोन होता है। क्या होता है? एंटी डायरोटिक हार्मोन होता है बेसोप्रेसिन। अभी मैंने ऊपर बताया था मूत्र की मात्रा को जो नियंत्रित करता है, मूत्र की मात्रा को जो नियंत्रित करता है वो कौन सा हार्मोन होता है? उसको हम बेसोप्रेसिन हार्मोन बोलते हैं। और ये एक सामान्य रूप से शरीर में बनता है और ये हाइपोथैलेमस में बनता है। कहाँ पे बनता है? हाइपोथैलेमस में ये बनता है। हाइपोथैलेमस द्वारा ये सीक्रेट होता है और बनता है और फिर पीयूष ग्रंथि द्वारा इसको निकालने का काम भी करा जाता है। इसको एंटी डायरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। इसको बेसोप्रेसिन का दूसरा नाम ही एंटी डायरेटिक हार्मोन है। मतलब ये क्या करता है? मूत्र के उत्सर्जन को कम करता है। एंटी से ही समझ में आ रहा है, मूत्र के उत्सर्जन को कम करता है। मूत्र के माध्यम से जो जल निकलता है उसको रोकने में मदद करता है। बेसोप्रेसिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि के न्यूरोहाइपोफाइसिस से निकलता है। इसके अलावा ये बनता कहाँ है? हाइपोथैलेमस में बनता है, लेकिन ये निकलता कहाँ से है? पीयूष ग्रंथि का जो न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है, पीछे वाला हिस्सा होता है, पश्च वाला हिस्सा होता है, वहाँ से ये बेसोप्रेसिन हार्मोन निकलता है। FSH हार्मोन किसके द्वारा निकलता है? पीयूष ग्रंथि द्वारा निकलता है। FSH हार्मोन पीयूष ग्रंथि के किस भाग से निकलता है? अब ये तो पता है पीयूष ग्रंथि के भाग से निकलता है। अब ये पीछे से निकलता है कि आगे से निकलता है? तो जो FSH हार्मोन होता है वो हमेशा अग्र भाग से निकलता है। किससे निकलता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से निकलता है? आगे वाले भाग से निकलता है। कि जितने भी फॉलिकल हुए, ल्यूटिनाइजिंग हुए, सारे अग्र भाग से ही निकलते हैं। बाकी जो बेसोप्रेसिन होते हैं पीछे के भाग से निकलते हैं, जिनको हाइपोथैलेमस मदद करता है। और FSH हार्मोन जो रक्त के जरिए यात्रा करता है, पुरुषों में ये अंडकोश तक जाता है और शुक्राणु बनाने के लिए प्रेरित करता है। महिलाओं में अंडों के विकास को जो बढ़ावा देता है। मटर के दाने जितना इसका पीयूष ग्रंथि का साई होता है। तो FSH हार्मोन किसके द्वारा निकलता है? अग्रपिंड द्वारा निकलता है। MSH का विस्तृत रूप क्या होता है? MSH जो होता है क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है और ये कहाँ से निकलता है, किसके द्वारा निकलता है? इसको हम मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। इसको मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं।
और आपसे पूछे किसके द्वारा निकलता है, तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा निकलता है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा ये निकलता है। ये क्या काम करता है, मेलानिन सिंथेसिस, स्किन पिगमेंट, इन सबको नियंत्रण का काम ये करता है। अगला है माँ में प्रोलैक्टिन प्रतिवर्त का कारण कौन बनता है। माँ में प्रोलैक्टिन अगर प्रतिवर्त हो रहा है, मतलब उसका मतलब होता है दूध का उत्पादन हो रहा है। क्या हो रहा है, दूध का उत्पादन हो रहा है। किसे स्नेह हार्मोन बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस में बनता है, प्यूस ग्रंथि द्वारा निकलता है, इसको हम स्नेह हार्मोन भी बोलते हैं। मेलाटोनिन हार्मोन किसके द्वारा निकलता है, पीनियल ग्रंथि के द्वारा, और टेस्टोस्टेरोन वृषण ग्रंथि द्वारा निकलता है। प्रारंभिक जीवन में एसटीएच की कम उत्पादन से क्या हो जाता है। एसटीएच मतलब होता है जो स्टिमुलेटिंग थायराइड हार्मोन होता है, ये क्या करता है, मतलब ये क्या काम करता है, और अगर ये कम हो जाता है तो क्या हो जाता है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन इसको हम बोलते हैं, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन इसको बोलते हैं। ये अगर कम हो जाता है तो क्या हो जाता है, हमारे शरीर से विकास कम हो पाता है, विकास रोधी हार्मोन इसको बोला जाता है। और इसके अलावा इसको वृद्धि हार्मोन भी बोलते हैं। ये हड्डी, उपास्थि, कोमल ऊतकों के विकास को बढ़ावा देता है, और पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से ये एसटीएच हार्मोन निकलता है। इसको मानव विकास हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको मानव विकास हार्मोन भी बोलते हैं। अगर ये छोटे में अगर कम निकल, जब बच्चा छोटा होता है प्रारंभिक जीवन में, अगर इसकी मात्रा कम होती है, कम उत्पादन होता है, तो इससे क्या हो जाता है, इससे बोनापन नामक रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, इससे बोनापन नामक रोग हो जाता है, और बच्चा क्या होता है, इसके द्वारा बोना हो जाता है, क्योंकि इसको हम विकास हार्मोन ही बोलते हैं। और अगर इसकी कमी हो जाती है तो ये वृद्धि अवरोधक का काम कर देता है, इसलिए इसको वृद्धि अवरोधक हार्मोन भी बोला जाता है। इसके कारण क्या हो जाता है, बोनापन हो जाता है। इसके अलावा बात की जाए, ये क्या बात कर रहे हैं, अवटु मामनता की। अवटु मामनता मतलब होता है हाइपोथायराइडिज्म। इसके कारण क्या होता है, बच्चे मानसिक मंदता हो जाती है, सामान्य त्वचा जो होती है, असामान्य त्वचा हो जाती है, बच्चा कम बुद्धिमान हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा ये जाइंजेटिज्म नामक रोग होता है। ये जो जाइंजेटिज्म होता है, ये एसटीएच के अधिक स्नावन से हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई में असाधारण वृद्धि हो जाती है, ऊंचाई में बहुत ज़्यादा असाधारण वृद्धि हो जाती है, और अतिकायता हो जाता है। ये भी एसटीएच के अति स्नाव से हो जाता है। बोनापन कम से हो रहा है, एसटीएच के कम स्नाव से बोनापन हो रहा है, और अधिकता से क्या हो जाता है, अतिकायता हो जाती है। कम से क्या हो रहा है, बोनापन हो रहा है, और अधिकता से क्या हो रहा है, अतिकायता हो जाती है। अतिकायता मतलब हो जाता है असामान्य वृद्धि हो जाती है, बच्चा जो होता है वो गोरिल्ला की तरह दिखाई देने लगता है। ग्रोथ हार्मोन किसके द्वारा निकलता है, तो ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा निकलता है। अगला है फेफड़ों के बीच स्थित ग्रंथि कौन सी होती है। जो हमारे फेफड़ों के बीच ये जो ग्रंथि होती है, इसको हम थाइमस ग्रंथि बोलते हैं, और इससे थाइमोसिन हार्मोन निकलता है। इससे क्या होता है, थाइमोसिन, ये ऐसे हृदय के बीच में स्थित होती है। अगला है एंजाइम और हार्मोन के बीच दोनों में क्या समानता है। एंजाइम और हार्मोन के बीच समानता क्या है, ये दोनों प्रोटीन हैं, ये दोनों रासायनिक यौगिक हैं, सूक्ष्म मात्रा में उपयोगी हैं, बार बार उपयोगी किए जाते हैं। तो ये दोनों ही हमारे शरीर में बनते हैं, दोनों ही हमारे शरीर के विकास करने में हेल्प करते हैं, और दोनों की ही कम मात्रा में उपयोगी होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूक्ष्म मात्रा में दोनों उपयोगी होते हैं। अगला क्वेश्चन है एसीटीएच का क्या काम होता है। एसीटीएच हमारे शरीर में क्या काम करता है, अभी हमने एसीटीएच के बारे में पढ़ा है। एसीटीएच हार्मोन क्या होता है, इसको हम एडेनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि से ये निकालता है, कहाँ से निकलता है, ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है। इसके अलावा ये एड्रेनल ग्रंथि को कार्टिसोल बनाने भी प्रेरित करता है, तो ये भी इसका सही हो जाएगा। इसके अलावा एड्रेनल मेडुला को भी, ये एड्रेनल ग्रंथि के दो प्रकार होते हैं, एड्रेनल मेडुला और एड्रेनल कॉर्टेक्स, तो ये इन दोनों को ही प्रेरित करता है। तो ये पीयूष ग्रंथि द्वारा निकलता है, इसको तनाव हार्मोन भी कहते हैं। तो उपरोक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे। अगर इसका ये हो जाएगा कि अगर उपरोक्त सभी इसके आंसर नहीं होंगे कि मेन क्या काम करता है, पीयूष ग्रंथि को प्रेरित नहीं करता है, ये पीयूष ग्रंथि से ये निकलता है, सॉरी मुझसे गलती हो गई, ये प्रेरित करता है, ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है, लेकिन ये प्रेरित किसको करता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स को प्रेरित करता है। एड्रेनल कॉर्टेक्स को क्यों प्रेरित करता है, कॉर्टिसोल हार्मोन बनाने प्रेरित करता है। तो ये एसीटीएच का क्या कार्य हो जाएगा, एड्रेनल कॉर्टेक्स को प्रेरित करना एसीटीएच का कार्य हो जाएगा। अतिकायता या एक्रोमेगेली रोग का कारण क्या होता है।
अतिकायता रोग क्यों हो जाता है? अभी अपन ने पढ़ा है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर सीक्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर सीक्रेशन होता है थायराइड का, तो क्या हो जाता है? अतिकायता रोग हो जाता है। अतिकायता को शरीर में वृद्धि इस हार्मोन का सामान्य से ज़्यादा बढ़ जाना होता है, पीयूष ग्रंथि से जुड़ा होता है। सॉरी, ये पीयूष ग्रंथि से क्या होता है? पीयूष ग्रंथि से हार्मोन जो होते हैं, अगर वो जो ACTH हार्मोन होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है, ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है, तो ये अतिकायता या एक्रोमेगेली रोग हो जाता है। तो क्या बोलेंगे इसमें? वृद्धि हार्मोन का अधिक स्राव। बच्चों में वृद्धि हार्मोन का अधिक स्राव क्या होता है? एक्रोमेगेली का कारण होता है। और ये अतिकायता किसके कारण होती है? पीयूष ग्रंथि के कारण होती है। अतिकायता किसके कारण होती है? पीयूष ग्रंथि के कारण होती है। पीयूष ग्रंथि के कारण ही क्या हो जाता है? बच्चे का विकास जो होता है ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण एकदम गौरिल्ला जैसा बच्चा दिखने लगता है। बोनापन इसके कम से होता है और अतिकायता इसके ज़्यादा से होती है। बोनापन इसके कम से होता है और अतिकायता ज़्यादा से होती है। एडेनोहाइपोफाइसिस नामक एक हार्मोन होता है जो पीयूष ग्रंथि में बनता है, उसके कम से बोनापन हो जाता है और ज़्यादा से अतिकायता हो जाती है। कौन सा हार्मोन हाइपोथैलेमस से स्नाविक तथा पश्चवर्ती पीयूष ग्रंथि में संग्रहित होता है? निकलता तो कहाँ से है? हाइपोथैलेमस से निकलता है, लेकिन संग्रहित निम्न में से कौन सा हार्मोन हाइपोथैलेमस से स्नाविक तथा पश्चवर्ती पीयूष ग्रंथि में संग्रहित हो जाता है? FSH व ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, TSH व STH हार्मोन, ADH और ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, ADH और ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये क्या होता है? ये बनता तो कहाँ पे है? हाइपोथैलेमस में है, लेकिन ये सीक्रेट कहाँ से हो जाता है? सीक्रेट कहाँ से हो जाता है? ये सीक्रेट होता है पीयूष ग्रंथि से। बन तो कहाँ रहा है? हाइपोथैलेमस में बन रहा है, लेकिन ये निकल कहाँ से रहा है? पीयूष ग्रंथि से निकलता है, पीयूष ग्रंथि में जाकर जमा हो जाता है। हाइपोथैलेमस के सबसे पीछे के भाग, हाइपोथैलेमस से निकल कर ये पीयूष ग्रंथि के पीछे वाले भाग में पहुंच जाते हैं। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? स्तन ग्रंथियों से दूध निकालने में मदद करता है। दूध बनाता तो प्रोलैक्टिन है, लेकिन निकालने में मदद करता है ऑक्सीटोसिन। एंटीडायरेटिक हार्मोन को हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। एंटीडायरेटिक हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। और ये किडनी पर पानी रोकने का काम करता है। इसके अलावा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी हाइपोथैलेमस बनाता है, कार्टिकोट्रोपिन भी बनाता है, थायरोडोपिन भी बनाता है, ये सारी चीज़ें बनाता है। अब ये आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है, कौन सी चीज़ से क्या हो जाता है, ये आपको बताना है। ADH है पीयूष ग्रंथि, ACTH है एल्डोस्टेरोन है, डायबिटीज़ मेलाइट्स है। या आपको ये बताना है कि ये इनमें से कौन सा कथन बिल्कुल सही है। देखो, ADH क्या होता है? एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें क्या हो रही हैं, मतलब शरीर से पानी क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। ACTH क्या बोलते हैं हम? है ना, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं। एल्डोस्टेरोन क्या होता है? एल्डोस्टेरोन क्या होता है? जो तनाव वाला जो हार्मोन होता है, कॉर्टिसोल होता है, वो ये निकालता है। इंसुलिन क्या होता है? डायबिटीज़ के कारण होता है। इंसुलिन के कारण क्या हो जाता है? डायबिटीज़ हो जाती है इंसुलिन के कारण। तो सबसे पहले डायबिटीज़ मेलाइट्स जो होती है इंसुलिन के कारण हो जाती है। इसके अलावा जो एड्रेनलिन है, एड्रेनलिन क्या करता है? वाहिका संकीर्णन, वाहिकाओं को क्या करता है? संकीर्णन प्रदान करता है। ADH क्या करता है? डायबिटीज़ इंसिपिडस करता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में मूत्र को अगर इसकी कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है? मूत्र बाहर निकलता है, जिससे डायबिटीज़ इंसिपिडस नामक रोग हो जाता है। बात की जाए हम ACTH की, तो ACTH कहाँ से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से संबंधित है। तो ये पीयूष ग्रंथि, इसके अभी अपन ने पढ़ा है वृद्धि हार्मोन होते हैं ये। इसके अलावा बात की जाए एल्डोस्टेरोन की, तो ये मिनरलो कार्टिकाइड होता है। इसके कारण क्या होते हैं? शरीर से मिनरल निकलने लगते हैं। अगला है थायराइड ग्रंथि की जो पेरीफॉलिक्यूलर कोशिकाएं होती हैं वो किसका स्नावन करती हैं? तो थायराइड की जो पैराफॉलिक्यूलर कोशिकाएं होती हैं वो कैल्सिटोनिन का स्नावन करती हैं। ये कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है और पैराथायराइड हार्मोन जो होता है इसके विरोधी के रूप में काम करता है। अगला है गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है? ऑक्सीटोसिन का उपयोग किया जाता है। अगला है जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए कौन सा रासायनिक द्रव्य का उपयोग किया जाता है? फेरोमोन का उपयोग किया जाता है।
स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां किससे संबंधित होती हैं? श्वेत जो ग्रंथियां होती हैं, जितना गर्मी होगी तो पसीना आएगा, पसीना निकलेगा तो ताप का नियंत्रण होगा। तो किससे संबंधित होती हैं? ताप नियमन से। वह कौन सा विकार है जो वयस्कों में थायरॉक्सिन की कमी से होता है, जिसकी विशेषताएं हैं कम उपापचय दर, शरीर का वजन में वृद्धि, ऊतकों में जल धारण करने की क्षमता। ये जो मिक्सोडेमा होता है तो थायरॉक्सिन की कमी से होता है, और इससे ये सारी चीज़ें उपापचय दर जो होता है वो थायरॉक्सिन में ही होता है। तो मिक्सोडेमा क्या होता है? कम उपापचय दर हो जाता है, वजन में वृद्धि हो जाती है। यदि नवजात शिशु से थाइमस ग्रंथि को हटा दिया जाए तो कौन सी कोशिकाएं नहीं बनेंगी? तो जो थाइमस कोशिकाएं होती हैं ना, थाइमस ग्रंथि जो होती है वो टी लिम्फोसाइट टी कोशिकाएं बनाने में मदद करती हैं। यदि इनको हटा दिया जाएगा तो टी कोशिकाएं जो होंगी वो नहीं बनेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एडवांस क्वेश्चन है। यदि नवजात शिशु से थाइमस ग्रंथि को हटा दिया जाए तो कौन सी कोशिकाओं का निर्माण नहीं होगा? टी कोशिकाओं का निर्माण नहीं होगा। टी लिम्फोसाइट इसको बोलते हैं। थाइमस ग्रंथियां जो होती हैं श्वेत रक्त कोशिकाओं में पाई जाने वाली टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, जो कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा होती है। टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं। कहाँ पे? अस्थि मज्जा में ये उत्पन्न होती हैं। अगला है कौन सा हार्मोन जो होता है, निम्न में से कौन सा हार्मोन है ऐसा जो कई सर्केडियन मतलब 24 घंटे लय में प्राथमिकता निभा सकता है, पूरे समय प्राथमिकता निभा सकता है, जो मतलब नींद भी दिलाता है, हमारे शरीर को जगह 24 घंटे हमारे शरीर को लय में रख सकता है, नींद नहीं दिला सकता। वो कौन सा है? मेलेटोनिन। किसके द्वारा निकलता है? ये पीनियल ग्रंथि द्वारा निकलता है। अगला क्वेश्चन है शरीर के तरल पदार्थ में Ca2 की कमी अगर हो जाती है, शरीर के तरल पदार्थ में यदि CO2 की कमी हो जाती है, उससे होने वाला रोग कौन सा है? तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? टिटेनी नामक रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टिटेनी नामक रोग हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये बहुत शानदार क्वेश्चन थे। 1 से 2 बार वीडियो देख लेंगे, पूरे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। इसके अलावा जो हमारा हम जीतेंगे बैच आज हम वहाँ पे प्रैक्टिस भी कराने वाले हैं। इसके करीब अगर आपको 200 से 300 MCQ चाहिए है तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको इसके सारे वस्तुनिष्ठ मिल जाएंगे। ये नहीं, हर टॉपिक के वस्तुनिष्ठ मिल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपका सुपरवाइजर एग्जाम जरूर निकलेगा। ये सारी पूरी जो ग्लैंड, ये फोटो दिख रहा है, ये पूरा एंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्नावी ग्रंथियाँ हैं, तो आप इसको समझ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।